जी सफी भाई शुरू कीजिए आप प्लीज। सर लास्ट सबसे पहले तो हम रिव्यू करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया। तो लास्ट क्लास में हमने सॉलिडिटी के बारे में बेसिक्स देखी थी कि सॉलिडिटी लैंग्वेज क्या होती है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। और इसको हम बेसिकली इथेरियम पे यूज़ करते हैं। इथेरियम पे हमने जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी हो तो उसके लिए हम सॉलिडिटी यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने इसका आईडीई देखा था। उसके बाद हमने इसका कंपाइलेशन प्रोसेस देखा। हमने देखा कि इसको कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किस तरह होता है और वेरिएबल्स और फंक्शंस किस तरह के होते हैं इसमें, और डेटा टाइप्स किस तरह की होती हैं, इनका हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू किया था। और ये हमने इसका देखा था रिमिक्स आईडीई। तो ये बेसिकली लर्निंग पर्पजेस के लिए यूज़ होता है। ये इसकी यहाँ पे हम कोड करते हैं इस वाले एरिया में। ये वाला इसका वर्क स्पेस है। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करना हो तो हम इस आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हमारे पास कंपाइल का ऑप्शन आ जाता है। और फिर हमने यहाँ से स्टडी किया था कि एबीआई और बाइट कोड क्या होता है। तो हमने देखा था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको कंपाइलर बाइट, जब स्मार्ट कंपाइलर का एक्चुअली क्या करता है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बाइट कोड और एबीआई में कन्वर्ट करता है और बाइट कोड जाके इथेरियम की नेटवर्क पर डिप्लॉय होता है। तो ये हमने देखा था। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो रिमिक्स आईडीई जावास्क्रिप्ट में राइट किया गया है। और उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि बाइट कोड क्या होता है, रीडेबल फॉर्म में होता है, पब्लिक रीडेबल फॉर्म में होता है, ये इम्यूटेबल होता है और कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक नहीं होता। और एबीआई जो होता है वो एक्ट एज अ ब्रिज करता है। फिर हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन क्या होती है, इंजेक्टेड वेब 3 किस लिए यूज होती है, और जो सॉलिडिटी है ये एक हाई लेवल स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद हमने दो टाइप के वेरिएबल्स देखे थे कि स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिप्लॉय होते हैं। इनको जब हम डिक्लेयर करते हैं तो ये गैस हमें देनी, गैस कंज्यूम करते हैं और फिर हमें इनकी पेमेंट करनी पड़ती है ब्लॉकचेन पे। जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं ये इनसाइड अ फंक्शन डिक्लेयर होते हैं, इन ये स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं और ये गैस कॉस्ट नहीं करते। तो ये दो डिफरेंस है लोकल और स्टेट वेरिएबल्स में। तो ये हमारा ब्रीफ रिवीजन थी जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले तो आज हम देखेंगे कि सॉलिडिटी में कंस्ट्रक्टर किस तरह बनाते हैं, वो कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो कोई हमारे मेंबर्स में से कोई बताना चाहेगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कोई भी ग्रुप मेंबर। जी जी, कंस्ट्रक्टर बेसिकली किसी भी क्लास के अंदर एक ऐसा फंक्शन होता है जो जैसे ही हम उस क्लास का नया कोई भी ये बनाते हैं इंस्टेंस, तो ये सबसे पहले ऑटोमेटिकली फायर होता है। उसमें जो भी कोड होगा एग्जैक्ट, वो आपका उसी वक्त फायर हो जाएगा। सही। तो अब ये कंस्ट्रक्टर ऑलमोस्ट हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। तो सॉलिडिटी में भी कंस्ट्रक्टर यूज होता है क्योंकि सॉलिडिटी भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो हम आते हैं यहाँ पे। तो अब एक मैं फाइल बना लेता हूँ नई, ताकि कंस्ट्रक्ट, और हमने याद है कि जब भी हमने सॉलिडिटी की फाइल कोई बनानी हो तो उसकी एक्सटेंशन डॉट सोल के नाम से यूज होते हैं, करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सॉलिडिटी में सबसे पहले लाइसेंस लिखना होता है कि हम कौन से लाइसेंस को यूज कर रहे हैं। तो ये लाइन तो आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देनी है इसके अंदर। इसको ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कि बस ये कॉपी पेस्ट कर दें। SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर GPL-3। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखना होता है प्रैग्मा सॉलिडिटी, कि हम सॉलिडिटी का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि हम पहले यूज़ करते रहे, ग्रेटर दैन इक्वल टू 6.0 और लेस दैन इक्वल टू 0.9.0। तो ये सॉलिडिटी का हम वर्जन लिखेंगे। तो मतलब अब इस सॉलिडिटी के वर्जन्स में, इन वर्जन्स में से किसी भी वर्जन का कोई भी हम कोड लिखेंगे तो वो वैलिड होगा, वो कंपाइल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब भी हम सॉलिडिटी का प्रोग्राम बनाते हैं, उसकी क्लास बनाते हैं, तो उसके लिए एक कीवर्ड यूज होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका हमने नाम देना है आगे कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड के बाद। अब इस फॉर एग्जांपल कीवर्ड का हम कोई भी नाम देते हैं, मैं लिख देता हूँ माई कॉन्ट्रैक्ट। एंड देन इसके अंदर अब हम आ गए हैं। अभी हमारा एक माई कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। आप इसको आप एक क्लास भी कह सकते हैं, जिस तरह जावा C++ में क्लास होती है, तो ये हमारी एक क्लास बन चुकी है। तो अब इसके अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यू इंट टाइप का। इसका हम रख देते हैं नेम नंबर।
तो अब एक वेरिएबल हमारे पास डिक्लेयर हो गया नंबर। अच्छा, अब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर किस तरह बनाते हैं, इसका सबसे पहले आपने कीवर्ड लिखना है कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर लिखने के बाद आपने पैरेंथेसिस देने हैं और आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद अब आपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर हमने नंबर को इनिशियलाइज करवाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर, और नंबर की वैल्यू हम दे देंगे 10। अच्छा, तो अब जब ये प्रोग्राम जैसे ही रन होगा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और नंबर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा 10। अच्छा, अब ये होती है ना सॉलिडिटी, इसके लिए इसके अंदर अगर हम किसी भी वेरिएबल के साथ पब्लिक का कीवर्ड लिख देना पीछे बैकएंड पे, तो बैकएंड पे एक फंक्शन क्रिएट होता है, फंक्शन गेटर फंक्शन क्रिएट हो जाएगा नंबर का, और जिसमें से हमें रिटर्न हो रहा होगा नंबर। ठीक है, तो जब हम पब्लिक कीवर्ड लिख देते हैं किसी वेरिएबल के साथ तो ये इस तरह का एक फंक्शन बैकएंड पे खुद ही क्रिएट हो जाएगा जो कि हमें नंबर रिटर्न करके देगा डिप्लॉयमेंट के आउटपुट में। ठीक है, अगर अगर हम यहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड नहीं ना लिखते तो फिर अगर हमने नंबर की वैल्यू चेक करनी है तो क्या है, तो हमें इस तरह का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन गेट नंबर और रिटर्न नंबर, जो कि हमें रिटर्न नंबर करके देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ इसके साथ पब्लिक का कीवर्ड लिख देते हैं ना किसी भी वेरिएबल के साथ, तो वो उसका एक गेटर फंक्शन हमें ऑटोमेटिकली बना के दे देता है। तो अभी देखें यहाँ पे मैंने फंक्शन ही बनाया। अब जब मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट को अभी कंपाइल करके डिप्लॉय करूंगा तो आपको यहाँ पे ये नंबर गेट होगा, तो उससे उससे हमें पता लग जाएगा कि इसका एक गेटर फंक्शन बन चुका है। तो अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने सेव किया। उसके बाद उसने कंपाइलर ने कहा कि प्रैग्मा की स्पेलिंग नहीं ठीक। अच्छा, अब मैंने सेव किया। उसके बाद हम यहाँ पे आए, इसको मैंने कंपाइल किया, फिर मैं यहाँ से आया और मैंने इसको पुराना एक कॉन्ट्रैक्ट है इसको डिलीट किया, यहाँ से मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया। तो अब यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे एक नंबर का वेरिएबल नंबर का एक बटन हमारे पास बना हुआ आ रहा है। इस नंबर के बटन का क्या क्या मतलब है कि ये नंबर कॉल करेगा एक गेटर फंक्शन को जो कि हमें ये नंबर रिटर्न करके देगा। ठीक है, अब मैं इस नंबर पे क्लिक करता हूँ ना, तो इसने मुझे वेरिएबल रिटर्न करके इसने हमें वैल्यू आगे दे दी है कि यू इन 256 टाइप का एक वेरिएबल रिटर्न हुआ है जिसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर हो रही है, और ये वैल्यू उसको कैसे असाइन हुई है, नंबर इज इक्वल टू 10 से। अच्छा, अब देखें मैं यहाँ से पब्लिक का कीवर्ड हटाता हूँ ना, तो अब यहाँ पे ये नंबर का बटन नहीं बना हुआ आएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, इसको डिलीट किया, पर आया, इस कोड को मैंने कंपाइल किया और अब डिप्लॉय करूँगा तो देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ आ रहा। यहाँ पे वो पहले नंबर का एक बटन बना हुआ आ रहा था ना, तो अब वो बटन नहीं बना हुआ आ रहा क्योंकि इसका नंबर के साथ हमने पब्लिक का कीवर्ड नहीं लिखा। अब हम नंबर को चेक करना चाहते हैं क्या, तो एक तो हमारे पास कन्वेंशन वे है कि ना हम यहाँ पे फंक्शन लिखें, फंक्शन का कीवर्ड लिखें, फिर यहाँ पे हम लिखें गेट नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम पैरेंथेसिस दें और फिर हम पूरा फंक्शन लिखें और यहाँ से रिटर्न करें, तो वो एक लॉन्ग जो है ना वो वे बन जाता है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो फंक्शंस हम बनाना सीखेंगे जब भी अभी हम आगे मूव करेंगे। आज के टॉपिक में हमारे पास फंक्शंस भी हैं कि किस तरह बनाते हैं, तो वो जब बनाते हैं तो देखते हैं। अच्छा, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर का बेसिक कंसेप्ट था कि कंस्ट्रक्टर सॉलिडिटी में कैसे बनाते हैं। अच्छा, तो अब ये इसके साथ मैंने पब्लिक दोबारा लिखा, दोबारा इसको कंपाइल किया, दोबारा डिप्लॉय किया, तो दोबारा डिप्लॉय किया तो यहाँ पे ये नंबर का बटन बना हुआ आगे जिसने हमें रिटर्न करके दे दिया 10। अच्छा, अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी एक होता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि उसके अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट दे देते हैं यू इंट के, हमने यूजर से इनपुट लेनी है यार कि ये नंबर के अंदर ये वैल्यू आके स्टोर हो। अब हमने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया न्यू नंबर, और वो जो नंबर है उसके अंदर आके ये न्यू नंबर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो भी न्यू नंबर है वो हमारे इस वाले नंबर के अंदर सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट के नंबर के अंदर आके सेव हो जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि ये हमने किस तरह यूजर से इसको कॉन्ट्रैक्ट पे किस तरह देंगे। तो अब मैंने इसको कोड को सेव किया, मैंने फिर से इसको कंपाइल किया, ये पुराना कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था इसको मैंने डिलीट किया। अब जब मैं नया कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करूंगा तो देखें वो डिप्लॉय टाइम पे ही मेरे से पूछ रहा है कि आपने जो कंस्ट्रक्टर के अंदर पे आर्ग्यूमेंट पास करना है उसकी वैल्यू दें, उसके बाद हम डिप्लॉय करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 45, और उसके बाद मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ। तो अब मैंने यहाँ से अपना कॉन्ट्रैक्ट खोला, तो नंबर पर मैंने क्लिक किया तो नंबर ने हमें वैल्यू रिटर्न करके दे दी 45। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। तो होपफुली अब सबको क्लियर हो गया होगा कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट क्या है
और यहाँ पे पब्लिक का जो मैंने कीवर्ड यूज किया है, इसका क्या वजह है इसको यूज करने की। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट कुछ ऐड करना चाहे, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं। एक सवाल है। हेलो जी सर बोलें। हाँ, जब आपने इसको इनिशिएट किया था नंबर को, और इसमें अनसाइड इंटीजर था, अगर ये जी जो जी नंबर की आउटपुट का ये इसमें अनसाइड इंटीजर 256 बिट का कर रहा है, तो ये जी बाय डिफॉल्ट इसकी इस तरह की अनसाइड इंटीजर 256 बिट का होता है? ये नहीं, ये देखें, ये जो आप आउटपुट में पूछे कि u इंटू 56 किस तरह है, ये आप या पूछ रहे हैं। हाँ, ये देखें, ये हाँ, जब हम u इंट लिखते हैं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट 256 का होता है। ओके, ठीक है, वो एक्चुअली u इंटू 56 ही होता है। अगर हम इसकी जगह 256 लिख दें, u इंटू 56 लिख दें, या खाली u इंट लिख दें, तो वो दोनों में यहाँ पे u इंटू 56 ही लिख के देगा। अगर हम यहाँ पे u इंट 8 कर देते हैं ना 256 की जगह, तो फिर हमें आउटपुट में वो u इंट 8 देगा। वो अभी अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये, वैसे u इंटू 56 8 इनका भी हम करते हैं, तो आपको वहाँ पे इंशाल्लाह क्लियर हो जाता है। अच्छा, तो उसके बाद कंस्ट्रक्टर के बाद अब हम आते हैं कि हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि वेरिएबल को हमने एक तरीके से इनिशियलाइज किया, हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू वेरिएबल को वैल्यू दी है, आर्गुमेंट के थ्रू भी दिया और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी दिया। तो अब हम दो और तरीके देखते हैं कि हम इनको एक डिक्लेयर टाइम पे भी वैल्यू दे सकते हैं और फंक्शन के थ्रू भी हम वैल्यू दे सकते हैं। तो हम आते हैं अपनी फाइल पे। तो ये एक मैंने वेरिएबल बनाया हुआ एज, ठीक है। तो अब अगर मैं इस एज को ऐसे वैल्यू दूं ना यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 12, तो इसको मैं सेव करता हूँ, तो देखें यहाँ पे इसने कंपाइलर ने रेड कलर का एक सिंबल शो किया है और वो कह रहा है पार्स एरर एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, तो आप उसको ऐसे ही वैल्यू नहीं दे सकते कि स्ट्रेट आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिक्लेयर किया और आप उसको नेक्स्ट लाइन में वैल्यू दे दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको करने के वैल्यू को देने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे जब आप लिख रहे हैं ना u int 256 पब्लिक और आपने यहाँ पे लिखा है एज, तो इसके साथ ही आप इसको वैल्यू इनिशियलाइज करवा दें एज इज इक्वल टू 10। तो आपको ये जो है ना एज के अंदर 10 की वैल्यू जाके सेव हो जाएगी। अब इसको हम देखते हैं कि एज के अंदर 10 की वैल्यू आ रही है कि नहीं। मैं आया यहाँ पे, मैंने इसको कंपाइल किया, फिर पुराने कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट किया और नया कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया, तो इसके अंदर हमने देखा एज के अंदर 10 की वैल्यू आ गई। तो एक तो ये तरीका है कि हम सिंपली इसको जैसे ही हम डिक्लेयर करें उसी टाइम पे इनिशियलाइज करवा दें। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू करवा दें। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में आया, मैंने एज को दे दिया एज इज इक्वल टू 32, इसको मैंने सेव किया, फिर से मैंने इसको कंपाइल किया, पुराना कॉन्ट्रैक्ट मैंने डिलीट किया और डिप्लॉय किया। तो अब एज के अंदर वैल्यू आ जानी चाहिए 32। पहले उसने 10 थी, कंस्ट्रक्टर रन हुआ, उसने अपडेट कर दी, वैल्यू इसकी 32 होगी। अच्छा, अब एक हम फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि ये फंक्शन एक बना हुआ है, इसको ही हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए वैसे ये फंक्शन हमारा है, आगे टॉपिक है। तो आपने सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, उसके बाद आपने कोई नाम देना फंक्शन को, जो अपनी मर्जी का जो भी आप देना चाहें। उसके बाद आपने एक्सेस मॉडिफायर देने हैं, पब्लिक। अच्छा, ये 3 तरह के होते हैं, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो हम ये देखते हैं, आगे जाके देखेंगे क्या होते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसके साथ पब्लिक लिख देते हैं क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू को अपडेट कर देंगे। तो अब हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन सेटर, उसके आगे हमने एक्सेस मॉडिफायर दिया पब्लिक, और उसके अंदर हम एज को अपडेट कर देंगे, एज इज इक्वल टू 32 66 कर देते हैं। इसको मैंने सेव किया, यहाँ से आया, मैंने कंपाइल किया, तो इसको अब मैंने डिप्लॉय किया। तो अब यहाँ पे एज की वैल्यू आ रही है 32। अब मैं यहाँ से सेटर फंक्शन कॉल करता हूँ, इस बटन पे मैंने क्लिक किया, सेटर फंक्शन कॉल हुआ। अब एज की वैल्यू सेटर के अंदर 66 थी, तो एज की वैल्यू भी अपडेट होके
66 हो गई है। तो ये हमारे पास 3 तरीके थे वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के। फर्स्ट वन ये था कि हम इसको डिक्लेयर टाइम पे इनिशियलाइज कर दें। सेकंड वे ये था कि हम इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर दें। और थर्ड वे ये है कि इसको हम किसी फंक्शन के थ्रू इनिशियलाइज कर दें। अच्छा, ये हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होगी। इसके बाद अब सॉलिडिटी के अंदर दो टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं। एक होते हैं इंटीजर्स, एक होते हैं अनसाइंड इंटीजर्स। अच्छा, अब अनसाइंड इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यूज नहीं इंक्लूड कर सकते, इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। जबकि जो इंटीजर्स होते हैं इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों आ जाते हैं। अच्छा, अब जो इंटीजर होते हैं ना, उसके अंदर हम इनकी रेंज होती है 8 से लेकर 256। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं इन 256, int 8, इन 16, इन 32। अच्छा, अब ये int 8 इसका मतलब ये नहीं है 8 से लेकर 256 तक रेंज होती है तो आप यहाँ पे लिख दें int 8, int 9, int 10। 8, 9, 10 नहीं होता, ये 8 के इंटरवल्स के साथ होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर 8, फिर इंटीजर 16, इंटीजर 32। और इसी तरह अनसाइंड इंटीजर्स होते हैं, ये भी 8 से स्टार्ट होते हैं और 256 तक जाते हैं। तो अच्छा, अब वही पॉइंट जो किसी भाई ने क्वेश्चन किया था कि इंटीजर जब हमने लिखा, जब वहाँ पे हमने अनसाइंड इंट लिखा था तो उसने जब हमें आउटपुट में दिया था तो वो हमें u इन 256 ही दे रहा था। तो इसमें ये एक्चुअली ये इन्होंने दिया हुआ है कि जो अनसाइंड इंटीजर होता है वो एलियास होता है अनसाइंड इन 256 का। हम अनसाइंड इंट लिखते तो बाय डिफॉल्ट वो अनसाइंड 256 ही होता है। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम ये सॉलिडिटी के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू इनिशियलाइज 0 से होती है। जिस तरह अब हमारे पास पाइथन वगैरह में नन का कंसेप्ट होता है, C++ में नल होता है, तो इसमें इस तरह की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे देते हैं ना, एज को हमने कुछ भी नहीं डिक्लेयर किया, एज को हमने कोई वैल्यू पास नहीं की, तो अब इसके अंदर ना एज के अंदर 0 की वैल्यू जाके स्टोर होगी जब डिक्लेयर किया होगा। अब इसको हम अगर गेट करेंगे ना, डिप्लॉय करके कंपाइल किया हमने यहाँ से, और इसके बाद हमने पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिलीट किया और इसको मैंने डिप्लॉय किया, तो अब एज को देखें, वैल्यू मैंने कोई नहीं यहाँ से पास की, लेकिन एज की वैल्यू यहाँ पे 0 शो हो रही है, नल या नन नहीं शो हो रही। तो बाय डिफॉल्ट सॉलिडिटी के अंदर जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसको 0 की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, अब इंटीजर 8 और अनसाइंड इंटीजर 8 में कौन सी वैल्यूज स्टोर होती हैं? इंटीजर 8 के अंदर -128 से लेके +127 तक हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर 129 स्टोर करेंगे तो वो नहीं होगा, 128 करेंगे तो नहीं होगा, वो कंपाइलर एरर दे देगा। फॉर एग्जांपल ऐसे अब हमने यहाँ पे लिखा है इंट 8, इसकी रेंज हमें यहाँ पे क्या शो हो रही है कि 127 मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 127, तो ये वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं 128 देता हूँ और मैंने सेव किया तो देखें यहाँ पे कंपाइलर ने एरर दे दिया है। वो कह रहा है इंट कांस्टेंट 128 इज नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल टू एक्सपेक्टेड टाइप, तो ये एरर आ गया। ठीक है, तो ये रेंज हमने बस देखनी होती है कि ये u इंट 8 और u इंट 8 में फ़र्क है। और एक्चुअली जो आई थिंक जो सॉलिडिटी या ब्लॉकचेन है ना, उसमें उसमें ये ध्यान हमें सबसे ज़्यादा देना चाहिए कि हमें इंट 8 यूज़ करना है कि इंट 16 यूज़ करना है, क्योंकि इंट 8 से इंट 16 पे जा रहे हैं तो साइज़ बड़ा हो रहा है वेरिएबल का। जैसे ही साइज़ बड़ा हो रहा है तो हमें अमाउंट ऑफ गैस ज़्यादा पे करनी पड़ी, हमें पैसे ज़्यादा पे करने पड़े हैं। तो जब भी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट होगी उसमें सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट होगा उसका ध्यान तो अपने बजट की तरफ होगा, और हमें उसका बजट कभी भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए जो मिनिमम गैस कंज्यूम करे, मिनिमम गैस कंज्यूम करे, जिसका बर्डन क्लाइंट पे मिनिमम आए। तो उस केस में हमें ये वाली रेंज का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, तो इनको जो इनकी रेंज होती है, फॉर एग्जांपल अब ये -128 से 127, ये हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसका ये फार्मूला है, ये गिवन है। इसमें आपने n में ना जो नंबर ऑफ बिट्स है ना, फॉर एग्जांपल ये 8 है, तो आपने यहाँ पे 8 पुट कर देना तो आपको इसकी रेंज पता लग जाएगी। और सिमिलरली जो अनसाइंड इंट है उसमें उसका भी ये फार्मूला 2⁻n-1, तो इसमें आप n की वैल्यू 8 या 16 या जो भी आपने n रखना है वो पुट करेंगे तो आपको वो रेंज पता लग जाएगी। तो ये अनसाइंड इंटीजर और साइंड इंटीजर हो गया। इसमें कोई पॉइंट कोई ऐड करना चाहेगा? नहीं, मेरा ख्याल ये तो नॉर्मल है, हर हमारे जितने भी दोस्त हैं जिनको प्रोग्रामिंग आती है ये चीजें उससे रिलेटेड ही हैं, तो प्रैक्टिस से समझ आ जाएगी बाकी सबको। फिर भी अगर किसी दोस्त का क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलते हैं। कुछ बंदे सर ग्रुप में वो कह रहे थे कि वो पता नहीं बायोलॉजी के डिपार्टमेंट से हैं,
अच्छा तो कोई बात अच्छा excuse me, जी जी सर मेरा ये सवाल था कि यू एंड और एंड में क्या फर्क है? सर देखें, इंटीजर जो होगा ना, इंटीजर उसके अंदर हम्म, हम नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो होगा ना अनसाइंड इंट, यू इंट, उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज जाती हैं, जीरो और पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। ये क्लियर होगी बात आपको? इसके अंदर हम कोई नेगेटिव नंबर नहीं स्टोर कर सकते अनसाइंड इंट के अंदर। जो इंटीजर है इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों आ जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू इनपुट अगर करता है तो वो एक तो है भी गलत और ऊपर से एरर थ्रू कर देना चाहिए उसको। नहीं, गलत नहीं नहीं होता। नेगेटिव, बाद दफा आपको जरूरत होती है कि कुछ ऐसी हो सकता है जिसमें आपको नेगेटिव डालना पड़े उसमें, तो उसके लिए फिर आपको ये साइंड चाहिए जिसके साथ एस नहीं लगाते और सिंपली इंट 8 या 6 या 256 लगाते हैं, तो वो जरूरत के मुताबिक होता है। लेकिन ये हो सकता है कि अगर आपने अनसाइंड यूज किया हो आपका वेरिएबल, और लेकिन आपकी दूसरे किसी रिक्वायरमेंट की वजह से उसमें माइनस में आपको लेके जाना होगा, तो फिर वहां पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो एरर थ्रो करेगी। एक इसकी वजह से सर, राना साहब आपने वो किया तो मुझे एक याद आया जी कि जी जो अनसाइंड इंटीजर 8 है ना, इंटीजर 8, जी इसकी जी वजह से एक सॉलिडिटी का वर्जन था, सॉलिडिटी का वर्जन 0.5.0, तो जी उसके अंदर ये, अब देखें, अब जब हम इंटीजर 8 लिखते हैं ना तो ये कंपाइल टाइम पे हमें बता देता है कि अगर आपने नंबर इसमें ज्यादा दिया, 127 से ज्यादा दे रही, लेकिन जी अगर आप इसको फंक्शन में कॉल करके रन टाइम पे आप कोई नंबर इससे ज्यादा देते हैं तो वो कंपाइलर नहीं हमें बताता। तो सही। उसकी वजह से एक सॉलिडिटी में बहुत बड़ा एरर आ गया था, जिसकी वजह से पूरा उन्होंने वर्जन अपडेट करके सेंड किया था। वो अभी हम आगे देखते हैं उस प्रॉब्लम को। तो अच्छा, तो ये ये 8 मिनट रह अच्छा, गए हमारे पास। सर वैसे टॉपिक्स तो हमारे पास अभी नहीं, काफी दोबारा पड़े शुरू हैं। कर देंगे, दोबारा शुरू कर सही है, दोबारा शुरू करना। अच्छा, तो फंक्शन, अच्छा अब हम आते हैं, दो तरह के सॉलिडिटी के अंदर फंक्शंस होते हैं, एक होते हैं प्योर, एक होते हैं व्यू, ठीक है। अब सॉलिडिटी के साथ यहाँ पे मैं फंक्शंस में अगर आऊँ, मैंने बनाए थे तो, अच्छा, अब सॉलिडिटी में ये एक हम यूज करते हैं कीवर्ड व्यू, और एक कीवर्ड हम यूज करते हैं प्योर का। इसके बाद हम रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं और यहाँ पे हम बताते हैं कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। अच्छा, अब ये जो व्यू और प्योर जो कीवर्ड्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये हम कब यूज करते हैं? जब भी किसी फंक्शन के अंदर, अच्छा, ये जो प्योर और व्यू है इन दोनों में एक बात कॉमन क्या है? वो बात कॉमन ये है, ये मैंने लिखी है कि when we don't modify state variable we use view and pure। जब भी हम चाहते हैं ना कि स्टेट वेरिएबल के अंदर कोई चेंज ना आए, तो हम व्यू या प्योर फंक्शन यूज करते हैं, क्योंकि एक्चुअली देखें, जब भी हम स्टेट वेरिएबल के अंदर कोई चेंज करेंगे ना, तो हमें गैस कंज्यूम हो जाती है, वहां पे हमें पे करना पड़ता है उसके लिए। तो हम अपने जो सॉलिडिटी है उसके अंदर एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट लगाते हैं कि यार जो स्टेट वेरिएबल्स है उसके अंदर कोई चेंज ना आ जाए। इसके लिए हमने दो टाइप के फंक्शन है, एक प्योर होता है और एक व्यू होता है। जब भी हम ये किसी फंक्शन के साथ ये दो कीवर्ड्स लिख देते हैं या इनमें से कोई एक लिख देते हैं, तो फिर स्टेट वेरिएबल के अंदर उस फंक्शन के अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो होगी इन दोनों में बात कॉमन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो व्यू फंक्शन होता है उसके थ्रू हम जो स्टेट वेरिएबल है उसकी वैल्यू रीड कर सकते हैं, लेकिन प्योर जो फंक्शन है इसके अंदर हम रीड भी नहीं कर सकते वैल्यू। स्टेट वेरिएबल का इस फंक्शन के अंदर से कुछ लेना देना नहीं है। प्योर फंक्शन ना रीड कर सकता है, ना राइट कर सकता है, ना चेंज कर सकता है वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल को। इसके अंदर सिर्फ हम लोकल वेरिएबल्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं और उनको रिटर्न करवा सकते हैं। सेम इज द केस विद व्यू। इसके थ्रू भी हम जो है ना, इस लोकल वेरिएबल्स पे फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, लेकिन स्टेट वेरिएबल पे परफॉर्म नहीं करवा सकते फंक्शन। और हम जो है ना इससे वैल्यू रीड कर सकते हैं स्टेट वेरिएबल की। तो अब ये अच्छा, कोई, क्वेश्चन मेरा, जी जी अभी जैसे आपने वो किया था एज का जो आप कर रहे थे, उसकी वैल्यू एक लिख रहे थे, वो लोकल वेरिएबल था या वो स्टेट वेरिएबल था? सर, ये देखें, अभी ये देखें, ये जो है ना एज वाला ही मैं खोलता हूँ, मेरे ख्याल कंस्ट्रक्टर की फाइल थी ये। अब जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट के नीचे लिखा है, ये आउटसाइड फंक्शन लिखा है।
तो ये सारे स्टेट वेरिएबल्स हैं। अब अगर इसको हम लिखते हैं ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अब ये फंक्शन है, अब फंक्शन के अंदर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ u इंटू 56 का, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे हाइट लिख देता हूँ। तो अब ये जो वेरिएबल है ना, ये हाइट, ये लोकल वेरिएबल है और ये स्टेट वेरिएबल है। ये वाला वेरिएबल एज गैस भी कंज्यूम करेगा, ये ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होगा। ये ना गैस कंज्यूम करेगा ना ये ब्लॉकचेन डिप्लॉय करेगा। जो व्यू फंक्शन है उसके थ्रू हम इस एज की वैल्यू गेट कर सकते हैं और प्योर के रिटर्न करवा सकते हैं। लेकिन जो प्योर फंक्शन है, अगर मैं इसके साथ यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे बनाता हूँ ये प्योर व्यू, अच्छा अब ये फॉर एग्जांपल ये एक अनसाइंड इंटीजर है एज, इसके अंदर 10 है। अब ये मैंने लिखा व्यू फंक्शन, ठीक है। अब इसके थ्रू मैं ये जो स्टेट वेरिएबल है एज 10, इसकी वैल्यू मैं गेट कर सकता हूँ, रिटर्न करवा सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे व्यू की जगह, देखें मैंने सेव किया हुआ, यहाँ पे एरर नहीं आ रहा कोई। अब मैं इस व्यू की जगह यहाँ पे प्योर लिखता हूँ ना और मैं सेव करता हूँ, तो देखें यहाँ पे एक एरर आ गया। वो कह रहा है जी कि प्योर फंक्शन के थ्रू आप जो है ना स्टेट वेरिएबल रिटर्न करवा रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एज की लेकिन अगर मैं व्यू लिख रहा हूँ तो व्यू के थ्रू ये स्टेट वेरिएबल हमें रिटर्न करवा रहा है। मैंने इसको सेव किया, ये एरर नहीं दे रहा। तो अच्छा अब मैं व्यू की जगह ना अब मैं यहाँ पे प्योर कर रहा हूँ दोबारा से, और ये फिर से हमारे पास एरर आ गया क्योंकि हम यहाँ पे स्टेट वेरिएबल रिटर्न करवा रहे हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे रिमूव करता हूँ एज को, और इसकी जगह मैं एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ u इन 256 टाइप का हाइट, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 10, और यहाँ से मैं रिटर्न करवाता हूँ हाइट। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ तो देखें एरर चला गया क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। तो जो प्योर फंक्शन है वो लोकल वेरिएबल्स पे वर्क करता है। हम यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ भी परफॉर्म करवा सकते हैं। हाइट के अंदर हम फॉर एग्जांपल हाइट के अंदर 10 का एडिशन कर देते हैं, तो हम किसी ये लोकल वर्क कर रहा वेरिएबल है। की लेकिन वैल्यू अगर हम यहाँ पे हम किसी लोकल वेरिएबल की वैल्यू स्टेट वेरिएबल में सेट कर सकते हैं? नहीं, इस फंक्शन में हम स्टेट वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, कोई इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, पर कोई ऑपरेशन भी नहीं परफॉर्म कर सकते। तो यानी कि लोकल वेरिएबल जो है फिर उसका हमें क्या फ़ायदा बन रहा है कि अगर हर चीज़ तो स्टेट वेरिएबल में सेव हो रही है और वही हम व्यू कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल को देख भी नहीं सकते, तो फिर हमें इसके सिर्फ कैलकुलेशंस में यानी कि ये हमें हेल्प आउट कर सकता है? एग्जैक्टली नहीं सर, आप थोड़ा सा ना उल्टा बोल गए कि यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, लोकल वेरिएबल रिटर्न हो रहा है, स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा। स्टेट अब हमारे पास स्टेट कुछ ना वेरिएबल कोई की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर आप गेट करना चाहें सफी तो करके देखें जरा, देखें एरर आता है प्योर क्या? से नहीं हो सकती सर। नहीं ये आई देखें डू यहाँ से ये अंडरस्टैंड, मैं रिटर्न, आपकी थ्योरी समझ गया हूँ, जस्ट प्रैक्टिकली एक ठीक देखना ये कि देखें, एरर आना चाहिए। ठीक है नहीं ये अब देखें रिटर्न यहाँ नहीं से, करवाएं, रिटर्न नहीं करवाएं, एक वेरिएबल अच्छा डिक्लेयर करें लोकल, उसको वैल्यू दें एज उसके नाम से, ठीक है तो फिर वो लोकल ठीक को है रिटर्न करवाएं। वो होना नहीं चाहिए वैसे, बट जस्ट वांट टू सी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ये आ गया एज। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ तो देखें सर, ये मैंने हाँ कहा ना हाइट इज इक्वल टू एज, तो तो ये वो यहाँ देना पे नहीं एरर आ आपको, गया, ये लेट ठीक होगा। जी वो इधर ठीक हो वे गया। नहीं देता आपको, ना आप उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते। यानी ये सम हाउ किसी हाँ मतलब D5 में अगर कोई किसी ने कोई अपनी एप्लीकेशन के दौरान कोई कैलकुलेशन करवानी है, कोई फंक्शन से और कुछ काम करवाना है, तो वो अपना अलग से करवा ले, लेकिन उस स्टेट वेरिएबल को वहां पे यूज नहीं कर सकता। फंक्शन से ठीक होगा। काम करवाने का उस फंक्शन से काम करवाने का फ़ायदा क्या, अगर उसकी वैल्यू जो है वो हम स्टेट वेरिएबल में चेंज नहीं कर सकते तो? सर नहीं फायदा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप स्टेट वेरिएबल तो नहीं ले रहे, लेकिन आपने कुछ और तरह की कैलकुलेशन करवानी है किसी चीज की, आपके कुछ भी कैलकुलेशन करवानी है, कोई जो जिसको बाद में आपने यूज करना है, उस कैलकुलेशन की वैल्यू को यूज कहाँ करना है। यूज़ करना है? नहीं, मैं वही कह कहीं रहा हूँ, आगे उस किसी वैल्यू को हम दूसरे यूज़ फंक्शन कैसे में, करें? किसी दूसरे फंक्शन में, दूसरे यानी फंक्शन में आप भी हो एक गया। मेरा जी सिर्फ जी क्वेश्चन इतना सा है कि हम जिस भी फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं या जो भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं वो लोकल है। जब तक कि वो स्टेट में अगर चेंज नहीं होगा तो दैट मीन्स कि वो नहीं सर, हमारे दूसरे उसके फंक्शन हम बनाएंगे, दूसरे फंक्शन पे बनाएंगे ना, वो दूसरे अपना वो प्योर नहीं होंगे ना, वो व्यू होंगे। आप व्यू व्यू फंक्शन के अंदर फिर प्योर फंक्शन को कॉल करेंगे, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करवा के जो भी आपको फिर स्टेट के साथ करना होगा फिर वहां पे वो करेंगे। जिस तरह हम दूसरी लैंग्वेजेस में भी करते हैं ना, कुछ फंक्शन होते हैं जिनको हमने कुछ वैल्यू पास नहीं करनी, मगर हमने उससे कुछ कैलकुलेशन रिटर्न करवा ली किसी दूसरी जगह की, यानी स्टेट वेरिएबल नहीं देंगे हम उसको, कुछ और वेरिएबल देके वो हमने रिटर्न करवा ली कुछ चीज जो कैलकुलेशन करवानी थी,